नृत्य की दुनिया में कर कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे तुम जैसा। नमस्कार, मैं वंदना भार्गव आपका अपने इस संगीत वंदना यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे इस वीडियो का विषय है प्राचीन कालीन नृत्य कला का आलोचनात्मक अध्ययन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। आइए अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। प्राचीन कालीन नृत्य परंपरा का आलोचनात्मक अध्ययन। प्राचीन कालीन नृत्य परंपरा के नृत्य में नर्तक के लिए योग परक मुद्राओं का विशेष रूप से नियोजन किया गया था, जो शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक थी। योग के अतिरिक्त उक्त नृत्य परंपरा का नृत्य आज की भांति सहज सामान्य न होकर एक विशेष प्रकार की नियम व साधना थी। स्वयं भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में इसके लिए अनेक स्थलों पर शिक्षा योग शब्द का प्रयोग किया था। 7वें अध्याय के अंत में एक श्लोक में तो यहाँ तक कह दिया था कि बहुत प्रयत्न करने पर भी यह क्रियाएं अत्यंत दुष्कर हैं। उस परंपरा के नर्तक गायन, वादन तथा नर्तन की संयुक्त शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। उसे नृत्य शिक्षा के साथ विधि शास्त्र के नियमों का भी अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ता था। नाट्य शास्त्र में प्रथम अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक विधि पक्ष पर शास्त्रकार ने बहुत बल दिया है। शास्त्र में बार बार यह चेतावनी दी गई है कि विधि का त्याग कर स्वेच्छा से इसका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रकार 3रे अध्याय में यहाँ तक कह देता है कि हवा में जली आग इतनी जल्दी नहीं जला सकता जितनी नियम रहित नाट्य का प्रयोग किसी वस्तु को जला सकता है। स्थान स्थान पर शास्त्रकार ने प्रत्येक क्रिया विधि पूर्वक संपन्न करने के कठोरता से निर्देश दिए हैं। यहाँ तक कि शास्त्र में 3रे और 5वें अध्याय पूर्ण रूप से विधि निर्देशों के लिए ही रचे गए हैं। नाट्य शास्त्र के बाद इस विषय पर अनेक ग्रंथ रचे गए, किंतु उनमें विधि पक्ष का अभाव ही नहीं, पूरी तरह उपेक्षा की स्थिति दिखाई देती है। परवर्ती ग्रंथकारों ने इस क्षेत्र में विधि का कोई महत्व प्रदान नहीं किया। उनकी दृष्टि में यह कला भावानुकीर्तन ना होकर लोक रंजन का साधन मात्र थी। संगीत रत्नाकर के रचना काल में भारतीय नृत्य का स्वरूप कलात्मक विनोद का स्वरूप था। उसकी आध्यात्मिक गरिमा और विधि पक्ष पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे। अभिनय दर्पण की रचना के समय से ही उसमें थोड़ा बहुत अंतर आने लगा था। संगीत रत्नाकर तथा दशरूपक की रचना के काल तक तो उसकी आत्मा केवल भारतीय रह गई थी। उसका ऊपरी कलेवर पूरी तरह से विदेशी प्रभाव में आ चुका था। ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद यह स्थिति बदलती गई। शुंग और शकों की सभ्यता का प्रभाव भारतीय जनजीवन पर पड़ने लगा। विदेशी सभ्यता के प्रभाव ने हमारे दृष्टिकोण में अंतर उत्पन्न कर दिया और 6वीं और 7वीं शताब्दी के बाद हमारा नृत्य मनोविनोद का साधन मात्र बनकर रह गया। हमारी परंपरा का स्वरूप धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा और कुछ शताब्दियों के बाद हमारी नृत्य परंपरा में केवल प्राचीन शब्दों के नाम ही शेष रह गए। नृत्य मूल लक्ष्य और उसकी प्रवृत्ति में बहुत बड़ा अंतर आ गया। अब मैं अपने शब्दों को
यहीं समाप्त करती हूँ दोस्तों। यदि आपको नृत्य के बारे में इससे अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पुस्तक लेनी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अंत में यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।